नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग मैथ रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच में जो है 12 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं पहले से। आज हम लोग का 13वां मॉक टेस्ट है। आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, समय पर आप बना करके बैठे होंगे, कॉपी कलम ले करके बैठे होंगे। चलिए, आप बना करके उसमें जैसे ABCD करके भी रखिए आप, है ना। और आप सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से कीजिए ही, आप कॉपी पर लिखिए ही सारा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन आप अपना जांच भी लीजिए कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, है ना। चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या पहला कहता 3 पर पावर 71 प्लस में 3 पर पावर 72 प्लस में 3 पर पावर 73 प्लस में 3 पर पावर 74 प्लस में 3 पर पावर 75। यह जो संख्या दिख रहा है ना यहां से यहां तक, यह संख्या कहता किसके द्वारा विभाज्य है, विभाज्य होती है। यानी यह संख्या को पूरा पूरा कौन सा संख्या विभक्त करेगा। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला काम होता है आपको कॉमन कर लेना। अच्छा, कॉमन क्या दिख रहा है सब में, यह सोचिए। तो सब में कॉमन है 3 पर पावर कितना 71, नहीं 3 पर पावर 71। तो आपके पास क्या बचेगा, बच जाएगा आपके पास 1। अब की बार 3 पर पावर 1, अब की बार 3 पर पावर 2, अब की बार 3 पर पावर 3, और फिर बच जाएगा 3 पर पावर कितना बच जाएगा 4, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 3 पर पावर 71 है ना 71, और यह हो गया आपके पास 1, ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का क्यूब 27, और 3 पर पावर 4 का मान हो गया आपका 81, है ना। अब देखो 3 पर पावर 71 है ना, अगुना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसका मान कितना आता है। अच्छा जोड़ो मेरे भाई, देखो 27 और 3 30 और 10 40 और 81, यानी 121, 121 आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और आपको एग्जाम में लगभग एग्जाम में देखने के लिए मिल भी जाता होगा। सबसे पहले बात क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन करोगे तो यह जो संख्या आएगा दो प्रारूप में आएगा। उसमें एक पावर वाला संख्या होगा और एक जो होगा आपका पूर्णांक संख्या होगा, है ना। अब इसमें देखिए आ गया यह संख्या 3 पर पावर 71 गुना 121। अब इसके बाद बारी बारी से ऑप्शन से सोचा जाएगा कौन सा ऑप्शन जो है इसका फैक्टर है। अच्छा 5 देखिए, 5 ना तो इसको काट पाएगा 3 के पावर को, ना तो 121 को काट पाएगा, तो 5 तो होगा नहीं आपका। अगर 8 का सवाल है, 8 भी देखिए 3 के पावर को भी नहीं काट पाएगा, ना तो 121 को काट पाएगा। चलिए 11 का जहां तक सवाल है, यह संख्या जो है 11 को पूर्णतः विभक्त कर देगा। पूछिए क्यों, क्योंकि 11 121 का फैक्टर है। देखिए ना 11 तो 121 को काट ही सकता है 11 बार में, तो अगर 121 को काटा तो समझिए पूरा संख्या डिविजिबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि यह संख्या जो है यह तो दोनों का मिला हुआ रूप है, 3 पर पावर 71 गुना 121 का, है ना। तो किसी एक को भी काट दे तो भी समझिए उसका फैक्टर है। हाँ कभी कभी ऐसा स्थिति आएगा कि कुछ जो है इसका कुछ भाग इसको काटेगा, कुछ भाग इसको काटेगा, ऐसा भी स्थिति बनता है। तो आपका उत्तर 11 हो जाएगा। अब देखिए 7 का जहां तक सवाल है, 7 ना तो 3 के पावर को काट पाएगा, ना तो 121 को काट पाएगा, अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो सिंपल सा बात है, पहले कॉमन कर लीजिए। तो इस संख्या जो है दो भाग में बट के आएगा, एक हो जाएगा उसमें पावर वाला संख्या और एक इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद बारी बारी से ऑप्शन पर विचार कर लिया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है ना ये संख्या का फैक्टर है। तो हमने विचार किया तो आपका उत्तर आया ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम से आप परिचित होंगे, जानते भी होंगे। एलसीएम कहने का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या लसा कहलाता है। जबकि एचसीएफ का अन्य नाम एचसीडी हो गया, आपका जीसीडी हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यह सब एचसीएफ। यानी कहने का मतलब है सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या, यानी सब में जो सबसे बड़ा कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ होता है। अब देखो मेरे भाई, एक कंसेप्ट हम कई बार आपको बताए भी होंगे कि अगर दो संख्या का चर्चा किया जाए तो उन दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है ना, उसके लस और मौस के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। क्या बोले, अगर दो संख्या का जिक्र हो
तो उन दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। अब देखो दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है। अच्छा, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ हो गया आपके पास 10 पर पावर कितना 8, जबकि एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 10 पर पावर 12 और गुना हो गया आपका 10 पर पावर कितना 7। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल आया यह हकीकत में वही दोनों संख्या, जिस दो संख्या का चर्चा किया जा रहा है वही दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इसके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वही दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यह उसके एलसीएम एचसीएफ का भी गुणनफल है और यह दो संख्या का भी गुणनफल है। तो वही दो संख्या में से एक, या दोनों संख्या का भी गुणनफल यही होगा, उसमें एक संख्या से आप डिवाइड कर लीजिए। नहीं, जो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल वही तो दोनों संख्या का भी गुणनफल है। तो समझिए दोनों संख्या का गुणनफल भी है, इसमें एक संख्या से डिवाइड करेंगे दूसरा संख्या का मान आ जाएगा। देखिए 10 पर पावर 12 काट के हटा लीजिए, यानी आपके पास, अच्छा यहां पर 7 पर पावर 3 था ना, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुआ हमसे। यहाँ पर देखिए एलसीएम में जो है 10 पर पावर 12 गुना 7 पर पावर आपका 3 है ना। चलिए इसमें एक संख्या से डिवाइड कर लीजिए, एक संख्या हो गया आपका कितना, ये हो गया 10 पर पावर कितना हो गया 12। चलिए काट करके हटा लीजिए, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 पर पावर 8 और गुना 7 पर पावर 3। नहीं, यही तो दूसरा संख्या का मान हो जाएगा, 10 पर पावर 8 है ना इंटू 7 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 3। नहीं, 10 पर पावर 8 इंटू 7 पर पावर 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बोले कि अगर दो संख्या का चर्चा हो तो दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है उसके लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। तो जो लसा मौसा का गुणनफल होगा वही दो संख्या का भी गुणनफल होगा, उसमें एक संख्या से आप डिवाइड कर लो दूसरा संख्या का मान बच के निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए तो यह था आपका मौसा, यह था लसा, दोनों संख्या का भी गुणनफल यही होगा, एक संख्या से डिवाइड किए दूसरा संख्या का मान आ गया। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता यदि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 2 है ना, तो सेक थीटा का मान आपको बताने के लिए कहता है। देखो मेरे भाई, अगर सेक थीटा, समझिए बात को, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर अगर 2 है, इसका उल्टा चिन्ह निकाल के देखो, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का जो मान होगा वो होगा 1/2। अब पूछो ऐसा क्यों सर, ऐसा आप काहे बोल रहे हैं कि प्लस वाला का मान 2 है तो माइनस वाला का मान 1/2 होगा। हाँ चलिए, ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि आप बचपन से जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना होता है 1। नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना हुआ करता है आपका 1। अब इसी रिलेशन के माध्यम से यह बात हम बोल रहे हैं कि अगर देखिए एक बार तो ऐसे भी एग्जाम में बस सीधा सा पूछ दिया गया है कि प्लस वाला का मान दे, माइनस वाला का मान पूछ दिया गया है, माइनस देगा प्लस वाला का मान आपसे पूछ दिया जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 आप जानते हो। अच्छा मेरे भाई पहले बात को समझो, जब उसको आप तोड़ोगे यह ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के प्रारूप में है, तो जब उसको हम तोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। अब वहां पर अगर माइनस वाला का प्रयोग करिएगा, माइनस वाला का मान आप रखिएगा, तो देखिए अगर आप इसको तोड़ोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा को, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अगर आप माइनस वाला का मान रखते हो तो प्लस वाला का मान इधर जाके यह पलट जाएगा, बटा में चला जाएगा। तो वही चलते बोला गया है कि अगर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान मालूम हो, माइनस में निकालना हो सीधा पलट लो, माइनस में मालूम हो प्लस में निकालना हो सीधा पलट लो। पलटते हैं उस कंसेप्ट के माध्यम से। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए एक सिंपल सा बात, आपको चाहिए सेक थीटा, तो अगर आप इसको जोड़ लेते हो तो देखो टेन टेन कट जाएगा, सेक और सेक कितना सेक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब राइट साइड के मान को जोड़िए, 2 जोड़ 1/2 यानी कितना हो गया आपका, यह हो गया 5/2। अतः सेक थीटा बराबर है, गुना में भाग में चला जाएगा, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 4, नहीं 5/4 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल प्रोसेस से आपको बतलाए हैं, इसमें कोई तुतु मैमे का सवाल नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस से हमने गया।
प्लस का मान दिया था, माइनस निकाले, दोनों को जोड़ लिए, टेन टेन कट गया, 2 सेक थीटा बराबर हो गया 5/2, अर्थात सेक थीटा बराबर 5/4। अब एक बात फिर बता भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी इसका बता देते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान रखना, यही से आता है, कोई बड़ी बात नहीं, यही से इसका रिजल्ट आता है। यदि सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा बराबर होता है x² प्लस में 1/2x। क्या होता है? सेक थीटा बराबर x² प्लस में 1/2x। अब पूछो ई कहां से आया सर? तो वहीं से आएगा चेला। अगर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा को x मानोगे, माइनस वाला मान 1/x हो जाएगा, टू सेक थीटा बराबर हो जाएगा x² प्लस में 1/x, और वही दो भाग में चला जाता, वहीं से फॉर्मूला बनता है जैसे आप प्रोसेस बनाए हैं। तो आप इसको अगर याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि सेक थीटा बराबर है ना, सेक थीटा बराबर x, x के जगह पर क्या इस्तेमाल है? 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1, अब बटा हो गया 2 गुना 2, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/4। क्या हो जाएगा? 5/4। और जो रिलेशन सेक और टेन के बीच में हुआ करता है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही रिलेशन कॉसेक और कॉट के बीच में भी हुआ करता है। तो अगर कॉसेक कॉट संबंधित प्रश्न आए तो उसको भी आप ऐसा ही बनाओगे, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, जबकि मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए एक मीनार है, पहले किसी बिंदु से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। मीनार की ओर जो है 20 मीटर चलने पर जो है कोण कितना में कन्वर्ट हो जाता है? कोण जो है कन्वर्ट हो जाता है 60 डिग्री में। अब हमसे क्या कहता? मीनार का ऊंचाई पूछा जा रहा है, मीनार का ऊंचाई बताइए। आराम से कोण को सेटिस्फाइड, कोई फार्मूला वर्मूला नहीं। अच्छा tan 60 का मान कितना? √3 नहीं, ये अगर √3 है तो बेस कितना हो जाएगा? 1। tan 30 1/√3, तो 1/√3 के लिए इसको 3 रखना होगा, नहीं तब ने √3/3 1/√3 होगा। अच्छा tan 30 का मान 1/√3। अब सोचो 3 ये 1 तो ये कितना हो गया? 2। अब क्या कहता है? मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर, पहले 30 डिग्री का कोण बनता था, 20 मीटर चलने पर जो है कोण 60 डिग्री, तो यही दूरी तय हुआ। जो दूरी मेरे हिसाब से 2 यूनिट के रूप में है, जबकि यह दूरी को प्रश्न में कितना दे रखा है? यह दूरी को प्रश्न में दे रखा 20 मीटर, जो 2 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता है कि मीनार का ऊंचाई बताओ। अच्छा मीनार का ऊंचाई जो है कितना यूनिट है आपका? √3 यूनिट है, नहीं। अच्छा कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से काट लीजिए 10 बार में, अतः आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 10√3 मीटर, नहीं क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर। यही तो मीनार का ऊंचाई है, 10√3 मीटर है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता है मेरे खर्च और बचत के बीच का रेशियो जो है वह 3:2 है। यदि मैं अपने खर्च में जो है 150 रुपया की कमी कर ली तो मेरे खर्च और बचत का जो अनुपात है ना, वह 5:4 हो जाता है। बताइए मेरी आय क्या है? देखो सबसे पहली बात, इनकम में 2 ही चीज होता है चेला। अगर आप कमाओगे तो या तो खर्च करोगे या तो बचत करोगे भविष्य के लिए, नहीं तो इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर क्या होता है आपका? एक्सपेंस, है ना, और प्लस में सेविंग, नहीं इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस में सेविंग। अब देखो सिंपल सा बात है, मेरे खर्च यानी एक्सपेंस और सेविंग के बीच का रेशियो जो है वह 3 अनुपात कितना हो गया? 2। अब कहता है मैं अपने खर्च में जो है 150 रुपया की कमी कर दूं, तब जो है मेरे खर्च और बचत के बीच का रेशियो कितना हो जाता है? यह हो जाता है 5:4। अब सोचिए अगर हम खर्चा घटाएंगे, सिंपल सा बात है, अगर हम अपना जेब से जो खर्च करते हैं उसमें कमी कर ले, कटौती कर ले, तो अगर खर्च घटा लेंगे तो वह राशि सेविंग में जाके बढ़ जाएगा। अगर हम कम खर्च करेंगे तो बचत में जाके जुड़ जाएगा, नहीं। तब देखो अगर खर्च कम करोगे, 150 रुपया खर्च कम करोगे तो बचत में 150 जुड़ जाएगा। यानी एक में जितना घट रहा है, यानी एक्सपेंस में जितना घट रहा है, सेविंग्स में उतना जाके जुट रहा है। यानी एक ही अनुपात को अगर अलग अलग अनुपात में बांटने का बात किया जाए, या फिर एक में जितना घटे दूसरा में उतना बढ़े, या फिर एक ही राशि को जब अलग अलग अनुपात में बांटने का बात किया जाता है तो इन सब सारे परिस्थितियों में जो है योगफल को बराबर किया जाता है। अच्छा 3 और 2 कितना हुआ? 5, है ना। अच्छा 5 और 4 कितना? 9। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 9 से गुना कर लीजिए और यहाँ कितना से? 5 से, है ना। अब देखो यहाँ 9 से गुना करो
और यहाँ 5 से गुना करने के बाद गुणनफल वाले मान से सोचना है आपको। अब देखो ना, खर्च कितना घट रहा है 150, अगर यूनिट देखा जाए 27 से 25, यूनिट देखा जाए कितना घट रहा है 2, और खर्च घटेगा तो सेविंग बढ़ेगा, तो यह हो गया 18 से 20, कितना बढ़ा 2, यानी 2 यूनिट का हेरा फेरी है। एक्सपेंस में 2 घट रहा है यूनिट और आपका सेविंग में 2 यूनिट बढ़ रहा है, और ये घटने बढ़ने का काम कै रुपया का है, 150 रुपया का। नहीं तो 150 जो है वह 2 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे क्या पूछा गया, कहता है बताइए मेरी आय क्या है। अरे भैया आय यानी जोग, एक्सपेंस और सेविंग का जोगे तो बाहर में लिखा हुआ है, 9 5 45 को भी देख सकते हो आप, 27 18 45 बाहर में लिखा हुआ है, जोग ही लिखा हुआ है, 45 यूनिट का मान आपको निकालना है। काट लीजिए 2 से 75 बार में। अच्छा 75 को पहले 40 से गुना कर लीजिए, 75 40 से हो जाएगा 3000, 75 पचे हो जाएगा 375, राइट, तो 3000 और 375 यानी 3375 रुपया हो जाएगा, कितना 3375 रुपीज, है ना। 3375 रुपए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता एक त्रिज्यखंड का कोण 30 डिग्री है, उसका त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड के चाप का लंबाई पूछा जा रहा है, बात एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल का है। अच्छा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, जबकि चाप का जो लंबाई होता है वह होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। नहीं, चाप का लंबाई क्या होता है मेरे भाई, थीटा बटा 360 है, और थीटा कितना डिग्री है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। अच्छा रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस हो गया आपका 42, क्या हो गया 42। अब देखो 30 से काट लो, कितना बार में 12 बार में, बर सत्य 84, 42 गुना 2 यह भी 84, यानी चाप का जो लंबाई हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। नहीं, चाप का लंबाई कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चाप का जो लंबाई है वह कितना है 22 सेंटीमीटर है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। देखिए कहता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। अब इसके आधार पर इस व्यंजक का मान बताना है। अच्छा हमको एक्स स्क्वायर का मालूम है, हमको वाई स्क्वायर का मान मालूम है, हमको जो है कि यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर जेड होगा, हमको जेड स्क्वायर का मान मालूम है, तो कोई घबराने की बात इसमें नहीं है। अच्छा इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे एक्स से गुना करते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे भी गुना करना होगा, इसमें बाई से कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा बाई, नीचे हो जाएगा आपका बाई प्लस में बाई स्क्वायर। आगे आ जाइए, इसमें जेड से करेंगे, उल्टा लिख दिए, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, इसको बाई स्क्वायर प्लस में बाई, और इसमें जेड से अगर करेंगे तो हो जाएगा जेड बट्टा जेड स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा जेड। अब सारे मान का प्रयोग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का मान रखो, बाई स्क्वायर का मान रखो, जेड स्क्वायर का मान रखो। देखो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स स्क्वायर का मान बाई प्लस जेड, ये हो गया बाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स पहले से था, यहाँ आते हैं, ये हो गया बाई बटा बाई स्क्वायर का जहां तक सवाल है, ये हो गया जेड प्लस में एक्स है, फिर बाई यहाँ पर है पहले से। अब की बार देखो जेड बटा जेड स्क्वायर का जहां तक सवाल है, ये हो गया एक्स प्लस बाई है, और प्लस में क्या हो गया आपका जेड। अब देखिए आगे चलते हैं। अच्छा आपको क्या दिख रहा है, तीनों का डिनोमिनेटर जो है बराबर ही है, आपके तीनों के हर में क्या दिख रहा है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड ही दिख रहा है, अतः इसका एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स प्लस बाई प्लस में जेड, तो ऊपर भी हो गया आपका एक्स प्लस बाई प्लस में जेड, काट करके हटा लीजिए, कट गया एक बार में, अतः आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या मेरे भाई 1 आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा बात है, खाली आराम से बात को सोचिए। आपको एक्स स्क्वायर मालूम था, आपको बाई स्क्वायर मालूम था, आपको जेड स्क्वायर मालूम था, जिस व्यंजक का मान निकालना था उसको एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में बदलने के लिए गुना करना पड़ा। हाँ इसको अगर कोई रियल वैल्यू का प्रयोग करके आप बना सकते हो, तो देखो अगर हम ले ले, ध्यान दीजिएगा, एक्स बराबर बाई बराबर जेड बराबर, अगर हम 2 का प्रयोग कर ले हम, तो आपको देखो इक्वेशन सब सेटिस्फाइड मिलता हो। 2 का स्क्वायर 4 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 2 2 4, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, जो कंडीशन गिवन किया गया सेटिस्फाइड है। अब जिस व्यंजक का मान पूछा गया उसमें बस प्रयोग कर लीजिए, 1 बट्टा एक्स प्लस 1, 1 बट्टा बाई प्लस 1, 1 बट्टा जेड प्लस 1। अगर सबके जगह पर 2 का प्रयोग किया जाए,
2+1, 2+1, 2+1, यानी हो गया 1/3, 1/3, 1 यानी 3/3 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही बना सकते हैं कोई रियल वैल्यू का प्रयोग करके। ये तो बिल्कुल प्रोसीजर हो गया आपका, और रियल वैल्यू का प्रयोग करके बिल्कुल आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। पहले आप सोच लो कि कौन सा मान रखे ताकि कंडीशन सेटिस्फाइड है, उसके आधार पर जिस व्यंजक का मान पूछा गया उसका मान निकाल लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता सुधा ने समान कीमत पर जो है 80 वस्तु को क्रय किया। कितना वस्तु खरीदा 80, उसमें से कुछ को 8% लाभ पर, इसमें से कुछ वस्तु कैसे बेचती है 8% लाभ, शेष को बेचती है 12% हानि पर। कैसे बेचती है 12% हानि पर, जिसके परिणाम स्वरूप कुल पर जो है उसको 6% का लाभ होता है। कुल पर क्या होता है 6% का लाभ। चलिए क्रॉस कर लीजिए, एलिगेशन लगा लेते हैं। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 12 कितना हो गया 18, 8 में 6 गया कितना हो जाएगा आपका 2, नहीं अब कैलकुलेट कर लीजिए है ना। तो देखो 9 अनुपात कितना हो गया 1। 80 वस्तु जो बेचा गया था उसमें से कुछ जो 8% लाभ पर सेट 12% हानि पर, वो वस्तु 9:1 के रेशियो में बेचा गया है, 9:1 के अनुपात में। अच्छा कुल वस्तु का संख्या कितना है 80, नहीं अच्छा दोनों मिला करके देख लीजिए कितना यूनिट हुआ लाभ हानि वाला। 9 1 10 यूनिट का मान हुआ 80, 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपसे क्या पूछा जाए, कहता है कि बताओ 8% लाभ पर बेची गई वस्तु का संख्या। अच्छा 8% लाभ वाला का यूनिट कितना है 9, यानी 9 यूनिट का मान आपको बता देना है, 9 यूनिट है ना। 8 नमा कितना हो जाएगा 72। ये तो सिंपल सा प्रश्न था, यानी 72 वस्तु जो है ना सुधा जो है 8% लाभ पर बेचती है, जबकि 8 वस्तु जो है वो 12% हानि पर बेचती है। लाभ वाला को प्लस में हानि वाला को माइनस में लिख लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा 8 के स्पीड से, बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% 9 के स्पीड से, शेष बची हुई दूरी में से है ना, शेष बची हुई दूरी को 12 के स्पीड से, उसका औसत चाल पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया। अच्छा औसत चाल बराबर एक्चुअली होता क्या है, औसत चाल बराबर होता है चेला कुल दूरी बटा कुल समय। डिस्टेंस नहीं मालूम है, प्रतिशत के रूप में ऐसा करते हैं, पूरा दूरी को मान लेते हैं 100 किलोमीटर। क्या मान लेते हैं 100, आप कुछ भी मानो हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रतिशत का मामला 100 मानेंगे, कैलकुलेशन सुविधा हो। पूरा दूरी को हमने क्या मान लिया 100, हमने क्या बोला औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो ए से बी तक का 40%, इसका 40% कितना हो गया 40। इस दूरी को किस स्पीड से तय करता है 8 के स्पीड से। अच्छा सोचो 100 में 40 किलोमीटर चल गया, बचा कितना 60 किलोमीटर। कहता है बचे हुए दूरी में से 40%। अच्छा 60 का 40% कितना हो जाएगा 24 है ना। तो इस 24 किलोमीटर की दूरी को जो है किस स्पीड से तय करता है 9 के स्पीड से, और जो शेष बचा दूरी है उसको 12 के स्पीड से। शेष कितना बचा दूरी है तो 100 में से 40 और 24 64 किलोमीटर तय हो गया, बचा कितना 36 किलोमीटर, और इसको किस स्पीड से तय करता है 12 के स्पीड से। यही तो हो गया, ऊपर हमने टोटल डिस्टेंस नहीं कहा, नीचे हमने टोटल टाइम को लिख दिया है। चलिए 8 से काट लीजिए कितना बार में 5 बार में, 8 तरीके 24, यहां हो जाएगा 3, 12 से कितना बार में 3 बार में। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा 100। अच्छा इसको देखो 5 3 8 नहीं, प्लस में 8/3, 8 त्रिक 24 और 8 32/3 है ना। चलिए यह कितना हो जाएगा आपका 32, पलट लीजिए 3 को ऊपर, 25 चौका 100 है ना, 8 चौका 32, 75/8 है ना। कितना हो गया 75/8, यानी हो जाएगा 9.3/8 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं चलिए 9.3/8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.3/8 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय है ना। टोटल डिस्टेंस को हमने 100 मान लिया, और जैसे जैसे बोला 40% दूरी जो है 8 के स्पीड से, बचा 60 उसका 40%, 24 किलोमीटर का दूरी 9 के स्पीड से, जो बचा 36 किलोमीटर उसको 12 के स्पीड से। ऊपर टोटल डिस्टेंस हमने लिखा था, नीचे टोटल समय लिखा था। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अगले सवाल की ओर आइए। कहा था 210 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में जो 10% दूध है कितना, कहा था 7 लीटर दूध और डाल दे तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या। देखो अच्छा दूध का पहले वाला मात्रा सोचिए, 210 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% दूध है, 60 लीटर दूध और डालने का बात किया, तो 60 लीटर दूध में और जोड़ लीजिए। अच्छा सोचिए अब मिश्रण देखिए, अगर दूध और पानी का मिश्रण है, पानी बढ़ाओगे तो पानी का पार्टिकुलर मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर दूध बढ़ रहा है तो दूध का मात्रा तो बढ़ेगा ही,
लेकिन मिश्रण भी तो बढ़ जाएगा ना, जो संपूर्ण मिश्रण है आपका। तो मिश्रण 210 लीटर का था, 60 लीटर दूध डालोगे तो दूध का मात्रा तो बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ जाएगा। 210 प्लस में 60 यानी कितना हो गया 270। यह जो दूध का मात्रा है, अब 270 का कितना प्रतिशत है, बस कैलकुलेट कर लीजिए। 2 शून्य काट के हटा लीजिए, 21 और 60 कितना हो गया, 27 से काट लीजिए 3 बार में, 3 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 30%। यानी अभी जो वर्तमान में मिश्रण, नया जो मिश्रण है उसमें दूध का प्रतिशत कितना है, तो 30 है। कितना मेरे भाई, 30 है अभी वाले मिश्रण में दूध का प्रतिशत है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता महेंद्र और सुरेंद्र क्रमशः 12,000 9,000 लगाकर व्यापार शुरू करता है। 3 महीना बाद जो है वह सुधीर जो है 15,000 लगाकर साझेदार हो गए। अच्छा, हम कल भी चर्चा किए थे कि प्रॉफिट जो होता है चेला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लीजिए, 3,000 कॉमन है सब में, यह कट जाएगा 4 बार में या 3 बार में या कितना बार में, 5 बार। प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं, किसका किसका, महेंद्र सुरेंद्र और किसका चर्चा किया गया, सुधीर का। ध्यान दीजिए, महेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया और सुधीर हो गया। तीनों के इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो जो है वह 4, 3 और कितना हो गया 5। अब सोचिए हमने क्या बोला, प्रॉफिट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में, यानी 2 चीजों पर प्रॉफिट डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे, निवेश पे और टाइम। अब सोचो यह तो इन्वेस्टमेंट हो गया, व्यापार शुरू किया था महेंद्र और सुरेंद्र, यह तो शुरू से रहा। 3 महीना बाद सुधीर आया, साझेदार हो गया। 9500 रुपया के अर्धवार्षिक लाभ में से, इसको समझिए अर्धवार्षिक, यानी कहने का मतलब है व्यापार जो है वह अर्धवार्षिक हुआ है, यानी 6 महीना का हुआ है। कितना महीना का, 6 महीना का हुआ। तो महेंद्र और सुरेंद्र तो शुरू से रहा, यह तो 6 महीना व्यापार में रहा। लेकिन मेरे भाई सुधीर जो है वह 3 महीना बाद आया, तो 6 महीना व्यापार में 3 महीना बाद आया, तो व्यापार में रहा कितना महीना, 3 महीने। यही तो बात है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से। देखो 3, यहां से भी 3, यहां से निकालोगे तो यानी हो जाएगा 8:6 अनुपात कितना हुआ 5। यही तो तीनों के प्रॉफिट के बीच का रेशियो है। प्रॉफिट 9500 का, उसमें सुधीर का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। 9500 का प्रॉफिट है, यूनिट जोड़ो, 14 5 19। सुधीर का पूछा यूनिट मान 5, 500 गुना 5 यानी सुधीर का जो हिस्सा होगा 2500, 2500 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता ए और बी मिलकर जो है किसी काम को 24 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, कहता ए और बी जो है मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है, 24 दिनों में। उन्होंने मिलकर 18 दिन काम किया। अच्छा, 18 दिन में कितना करेगा, 18/24 नहीं। अच्छा, पूरा घटा लीजिए, पूरा काम में से जो काम किया, यानी 3/4 काम कर लिया 18 दिन में, बचा कितना काम, 1/4 काम बचा। और जो शेष काम बचा उसको सी पूरा करता है, वह 10 दिन में पूरा करता है। अच्छा, सी जो है 10 दिन में 1/4, तो पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, यानी कितना लेगा, 40। अब यहां से पूरा कार्य जुम कर लो, 24 और 40 का एलसीएम कितना, 120। इफिशियंसी निकालो ए और बी का, इसका हो जाएगा 5, जबकि सी का हो जाएगा 3। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कहता बताइए ए बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो क्या करोगे, पूरे कार्य में तीनों के इफिशियंसी से डिवाइड कीजिए। तीनों का 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 से डिवाइड कर लीजिए 15 बार में, यानी तीनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 15 दिनों में जो है कि पूरा कर देगा। कितना, 15 दिन में, है ना। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। यानी ए बी और सी अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो इस कार्य की समाप्ति में जो समय लगेगा वह समय होगा 15 दिन का। आगे बढ़ते हैं। कहता है 200 मीटर 400 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर लाइनों पर चलती है। हाँ, जब एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो उच्च गति वाली, यानी जिसका गति ज्यादा है, वह निम्न गति वाली दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में 10 सेकंड लेता है, जबकि विपरीत दिशा में चलता है तो एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करता है। दोनों की ट्रेन की गति का मान आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात सुनो चलिए, जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी तो दोनों की लंबाई का योग होगा। सिंपल सा बात, दूरी तो सोच लीजिए। चाल जब एक ही दिशा में हो तो घटा कर निकालते हैं, जबकि विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जोड़ के निकालेंगे।
तो चाल एक का चाल तीव्र गति वाला जो ट्रेन है जिसका गति ज्यादा है उसका एक्स मान लेते हैं, का वाई मान लेते हैं। देखिए जब क्या कहता है, दोनों जब एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चलेगा तो चाल घट जाएगा, एक्स माइनस में वाई। चाल निकाल लीजिए प्रश्न के हिसाब से। अच्छा एक दूसरे को पार करेगा, दूरी जुड़ जाएगा, 200 400 कितना हो जाएगा 600। अच्छा पार कितना देरी में करता है, एक ही दिशा में चलकर जो है दूसरी ट्रेन से 30 सेकंड में आगे निकलता है। नहीं चलिए मीटर प्रति सेकंड में आया, 18/5 से जो है सकी गुना करेंगे, 30 × 150 4 बार में, यानी दोनों के चालों में अंतर कितना का 72 किलोमीटर प्रति घंटा का है। चलिए एक तो यह आ गया इक्वेशन आपका। आगे सोचिए जब एक दूसरे को विपरीत दिशा से पार करेगा तो वहां चाल जुटेगा, जोड़ लीजिए x + y बराबर, ये देखिए वहां भी दूरी 600 होगा, विपरीत दिशा में रह करके जो है विपरीत दिशा में चल करके एक दूसरे को पार कितना देर में करता है 6 सेकंड में। यह भी मीटर प्रति सेकंड में आया, 18/5 से जो है गुना कर लीजिए, 30 से काट लीजिए 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया 360 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए सिंपल सा बात है, यहां से आप ऑप्शन से सोच सकते हैं, हल करने का जरूरत भी आपको नहीं होगा कि दोनों के चालों का योग 360 जबकि चालों के बीच का डिफरेंस 72। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्या पहला होता है चाल का योग 360 अंतर 72 का, पहला ही तो है, यानी तीव्र गति वाला का स्पीड 216 और धीमी गति वाला का 144। अब अगर इसको सोल्व करके बनाना तो बना लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। चलिए देखिए 22 से 22 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 2x बराबर में, देखो यह हो जाएगा 2 7 6 13 432, 2 से काटिए 2 दूना 4 2 1 216, यानी एक का स्पीड हो गया 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा का स्पीड निकाल लेते हैं। अच्छा देखो तो घटा लो, 360 में से 216 घटाएंगे, यह कितना हो जाएगा 144, कितना मेरे भाई 144 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है मेरे भाई, यही है दोनों ट्रेन का गति, एक का 216 जबकि एक का 144। अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। देखिए कहता है कस्टमर धारा के अनुकूल, देखो जब धारा के साथ जाएगा तो चाल क्या होगा, जुटेगा। धारा के अनुकूल दो बंदरगाहों के बीच का दूरी 6 घंटा में तय करता है, जबकि यही समान दूरी जो है धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत जो है 8 घंटा में तय करता है। धारा का गति दे रखा, सांजल में स्टीमर का स्पीड पूछा, देखो स्टीमर का स्पीड को एस मान लेते हैं। अच्छा देखो अगर धारा कहता है धारा के साथ जाता है तो चाल जुटेगा स्टीमर प्लस में धारा, तो एक दूरी को कई घंटा में तय करता है 6 घंटा में, जबकि वही दूरी धारा के विपरीत जाएगा तो चाल घटेगा, वही दूरी धारा के विपरीत चलकर कई घंटा में तय करता है 8 घंटा में तय करता है। दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय। क्या हो गया मेरे भाई, दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। देखिए वही दूरी धारा के साथ चलकर 6 घंटा में, जबकि धारा के विपरीत चलकर 8 घंटा में। चलो यह हो गया 3 और यह कितना हो गया आपका 4, कैलकुलेट कर लीजिए। यह हो जाएगा आपका 3s प्लस में 9 है ना, बराबर में यहां हो जाएगा 4s माइनस में कितना 12, उधर भेज दीजिए। s बराबर हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो स्टीमर का वेग है, स्टीमर का गति है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या मेरे भाई बी। यही स्टीमर का वेग है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टीमर का स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर था, डिस्टेंस को बराबर कर लिया हमने। चलिए कहता है घन के प्रत्येक किनारे में है अगर 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए। अगर घन का एक किनारा बढ़ाओगे तो प्रत्येक किनारा में परिवर्तन हो जाएगा, अगला भी उतना ही परिवर्तन होगा, यानी 50 प्लस में 50 प्लस में 50 गुना 50 बट्टा क्या हो गया आपका 100। नहीं अब कैलकुलेट करके हटा लो, अब देखो 100 प्लस में 25 यानी कितना हो जाएगा आपका 125% का जो है कि वृद्धि हो जाएगा। कितना का 125% का। अच्छा कमी का बात किया था, अच्छा चलिए घबराने की कोई बात नहीं है, वृद्धि पर बना दी। प्रत्येक किनारा में 50% का कमी किया गया, कोई बड़ी बात नहीं, वही चीज करेंगे, कमी को माइनस में लेके चलेंगे तो माइनस में 50, एक किनारा कम करेंगे अगला भी कम होगा, माइनस में 50 प्लस में माइनस में 50 और गुना माइनस में 50 बटा कितना हो गया 100। चलिए कैलकुलेट करके हटा लीजिए। देखो माइनस में 100 प्लस में 25 यानी माइनस में 75, माइनस कमी को दर्शाता है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 75% का कमी हो जाएगा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। कितना का 75% का 75% का कमी होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। कितने प्रतिशत का कमी होगा उसके क्षेत्रफल में, 75% का कमी हो जाएगा, है ना। हाँ बना भी सकते हो आप 100 मान करके, है ना।
लेकिन सक्सेसिव लगाइएगा तो आराम से बन जाएगा, है ना। सक्सेसिव फार्मूला क्या कहता है, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100, नहीं, इसमें जो है आयत, वर्ग, वृत्त, गोला, घन, समबाहु, त्रिभुज, यह सबके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पर लागू होता है। इसमें वृद्धि को प्लस में, कमी को माइनस में लेके चलते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वृद्धि समझा जाता है, निगेटिव आता है तो कमी समझा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है अपना सामान 20% लाभ पर बेचने वाला व्यापारी 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही वजन करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत था। देखो व्यापारी के लिए मान लेते हैं 1 किलोग्राम ग्राम का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। अच्छा 20% लाभ पर वस्तु को बेचता है, यानी सामान को कितना में बेचता है, 120 में, परंतु एक कह के बेचता है, कह के सोच यानी सोच के बेच रखा है, कह के दे रहा है कि हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं। 20% यानी घोषणा खुले, हम 20% लाभ पर बेचने वाला व्यापारी 1 किलो के जगह पर यानी 20% लाभ लेकर के वस्तु को बेचता है। 100 रुपए के सामान को 120 में बेचता है, उसके बाद भी क्या करता है, डंडियों मार लेता है। देने का 1 किलो दे रहा है 900 ग्राम, तो 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 1 ग्राम का 100 बटा 1000, 900 ग्राम का हो जाएगा 90 रुपया। यानी उधर तो लाभ कमा ही रहा था, इधर भी वस्तु कम तोल रहा है, यानी हकीकत में वो 90 रुपया का ही सामान दे रहा है और बेच कितना में रहा है, 120 में, है ना। तो सोचिए प्रॉफिट उसको कितना का होगा, 30 का, कहां से, 90 से, यानी 30 जो है 90 का कितना प्रतिशत है। अब देखो 30 से काट लो 3 बार में, 100 बटा 3 यानी 33.1/3% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33.1/3% हो जाएगा मेरे भाई। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 33.1/3% हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता है धनराशि साधारण ब्याज के साथ जो है 3 वर्षों में 850 रुपया, जबकि जो है 4 वर्षों में 925 रुपया। अच्छा देखो साधा हो जाने का मतलब बात होता है मिश्रधन का, यानी अमाउंट का। अच्छा 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा, 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा। अच्छा 3 वर्ष के मिश्रधन में क्या होगा, मूलधन होगा, 3 साल का ब्याज होगा, जबकि 4 साल के मिश्रधन में क्या होगा, मूलधन होगा, 4 साल का ब्याज होगा। देखिए यहां पर मूलधन और 3 साल का ब्याज, अगला बार मूलधन 4 साल का ब्याज, तो अंतर किस, देखिए साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष का बराबर होता है। तो एगो में 3 साल मूलधन और 3 साल का ब्याज, एगो मूलधन और 4 साल का ब्याज, तो अंतर तो केवल 1 साल के ब्याज का है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको प्रिंसिपल चाहिए तो क्या करना होगा, दोनों से निकाल सकते हैं। या तो आप 3 साल के मिश्रधन में 3 साल का ब्याज घटा लीजिए, या तो 4 साल के मिश्रधन में 4 साल का ब्याज घटा लीजिए, मूलधन निकल के आ जाएगा। अब सोचो अंतर राशि में कितना का है, तो अंतर जो है राशि में 75 का है। कितना का, 75 का। 75 जो अंतर आ रहा है वो 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल के मिश्रधन में 3 साल का ब्याज आपको घटाना होगा, है ना। देखिए साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, 1 साल का 75, 3 साल का निकाल लीजिए, तो 3 साल के मिश्रधन में 3 साल का ब्याज घटाएंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। या फिर 4 साल के मिश्रधन में 4 साल का ब्याज घटाते। अच्छा ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 225, घटा लीजिए, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 रुपया। कितना, 625 रुपीज, 625 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से जो है साधारण ब्याज 500 रुपया है, समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। अच्छा देखो ना, आपको 2 साल का 10% के हिसाब से साधारण ब्याज तो हर वर्ष का बराबर होता है, तो सीधा 20% हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकाल लीजिए, 10% के हिसाब से 2 साल का 10 प्लस में 10 साथ में 10, पहला साल 10 अगला साल 10 में 7 से 10 का इंटरेस्ट भी 10/100, यही तो है। तो अगर 10% के हिसाब से रेट अगर ब्रेक करेंगे तो 2 साल का हो जाएगा आपका 20 और 1 कितना हो गया, 21% हो गया। नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, पहला साल 10 अगला साल 10 फिर साथ में 10 का ब्याज भी। अच्छा जबकि हमको साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है, 500। साधारण ब्याज तो हर वर्ष का बराबर होता है, तो 2 वर्ष का 10% के हिसाब से 20% हो गया, 20% बराबर 500। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, समान मूलधन समान रेट समान समय, 21% का मान निकाल लीजिए। इसको काट लीजिए 25 बार में, 25 20 में 500 प्लस में 25, यानी क्या हो जाएगा, 525 रुपया। नहीं, यानी वही मूलधन का समान दर से समान समय में जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 525 रुपया हो जाएगा। दोनों का रेट सोच लिए, साधारण ब्याज का 20%, चक्रवृद्धि ब्याज का 21% हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 6 5 है, वह त्रिभुज कैसा, हम बताए हैं चेला आपको। जैसे देखो पीछे भी हम चर्चा किए हैं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक त्रिभुज का चर्चा कर लेते हैं, ए बी और सी। इसके सामने वाला भुजा को ए मान लेते हैं, यह बी हो गया सी हो गया, इसमें सबसे छोटी भुजा ए, फिर उससे बड़ा बी और उससे बड़ा सी। देखो ध्यान रखना, अगर भुजा, देखिए आप कोण के आधार पर जानते हो,
कोण के आधार पर जानते हो, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बात न्यून कोण का हो तो आप जानते होगे जिसका प्रत्येक कोण का मान 90 से छोटा। अगर बात राइट एंगल ट्रायंगल का हो तो आप जानते हो जिसका एक कोण समकोण हो 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो। और ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण के बारे में जानते हो जिसका एक कोण का मान 90 से ज्यादा 180 से कम। यह तो कोण के आधार पर हुआ, भुजा के आधार पर। देखो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जांच करना है, यानी कहने का मतलब है न्यून कोण त्रिभुज का, तो इसमें ध्यान रखना अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए, समझिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा आ जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तब समझिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब तीसरा जो हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। इसमें ध्यान रखना अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अगर छोटा हो जाए तब समझो अधिक कोण त्रिभुज होगा। यह है भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज को जांचने का तरीका। अगर दो छोटी भुजा, यह तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, तो बचपन से आप सीख चुके हो, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बराबर हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल छोटा हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसी का इसको यहां जांच के देखिए, दो छोटी भुजा का वर्ग करो, ये हो गया 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। एक तरफ बड़ा भुजा का वर्ग लिखो, कौन बड़ा है किस तरफ का मान, देखो 25 और 36 61 जबकि 64, यानी बड़ा तो 64 है। यानी यहां पर कौन सा कंडीशन हो रहा है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो रहा है, यानी कहने का मतलब है अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहा था ताश के पत्तों के एक पैकेट में, ताश का पत्ता आप जानते होंगे, बहुत लोग खेलते भी होंगे। तो एक जो ताश का पत्ता का पूरा पैकेट होता है, डेक होता है, उसमें टोटल कार्ड कितना होता है आपका 52, नहीं टोटल आपका हो गया 52। 52 में 26 काला 26 लाल। काला में आपका हो गया चिड़ी, हो गया क्या हो गया आपका चिड़ी, जिसको क्लब्स कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है क्लब्स। 26 में 13 चिड़ी 13 हुकुम, जिसको अंग्रेजी में स्पेड्स कहा जाता है। और लाल में जाइएगा तो पान, उसको लाल पान भी कह सकते हैं, यानी हर्ट्स। और 13 जो होता है आपका ईंट या ठिकरी उसको बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में उसको डायमंड कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को। जो 26 कार्ड हुआ आपका चेला, 26 काला 52 कार्ड का हम कहानी सुना रहे हैं। 52 में 26 काला 26 लाल। काला में जाओगे दो भाग में बांटो, 13 13 में 13 चिड़ी जिसको अंग्रेजी में क्लब्स कहा जाता है, और 13 हुकुम जिसको स्पिट्स कहा जाता है। अगर लाल में जाओगे तो 13 आपका हो गया पान, जिसको लाल पान भी बोल सकते हैं हर्ट्स, और 13 जो हो गया आपका ईट ठिकरी जिसको अंग्रेजी में डायमंड्स कहा जाता है। यही 13 कार्ड 4 प्रकार का होता है। अब इस 13 कार्ड का कहानी आप जानते हो। इस 13 कार्ड में 4 चित्र पत्ता होता है, 9 अंक पत्ता होता है। अंक पत्ता क्या होता है, दुग्गी से लेके दहला तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चित्र पत्ता कौन कौन होता है, एक होता है इक्का जिस पर ए लिखा होता है, दूसरा होता है गुलाम जिस पर जे लिखा होता है, फिगर बना होता है, तीसरा हो गया बादशाह किंग, और चौथा हो गया क्वीन बेगम। ये 4 गो चित्र पत्ता बाद बाकी 9 अंक पत्ता, ये हर 13 कार्ड में वही स्थिति बनेगा, चाहे चिड़ी हो, चाहे हुकुम हो, चाहे आपका पान हो, चाहे आपका ईट या ठिकरी हो। हर 13 कार्ड में यही समानता होता है, 4 चित्र पत्ता और 9 अंक पत्ता। अब सोचिए यहां पर क्या कहता है, ताश के पत्तों के एक पैकेट से यादृच्छिक यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बिना देखे हुए एक कार्ड निकाला जाता है। फेस कार्ड निकालने की क्या प्रायिकता है। अब पहले फेस कार्ड पे चर्चा हो जाए। देखो मेरे भाई, फेस कार्ड जो होता है आपका वह कौन कौन होता है। देखो फेस नाम से पता चलता है, फेस यानी चेहरा जिस पर हो। अरे तो चित्र पत्ता होता है आपके पास 4,
इक्का, गुलाम, बादशाह और बेगम। तो इक्का पर तो ए लिखा रहता है, उस पे तो कोई फिगर होता नहीं है, तो फिगर किस पे होता है? गुलाम पे, बादशाह पे और बेगम पे। यानी हर चारों कार्ड में जो है, 4 प्रकार का कार्ड में 3-3 गो आपका फेस कार्ड होगा जिसपे चेहरा होगा। तो 4 गुना 3 कितना हो गया? 12। यानी फेस कार्ड का संख्या जो है, फेस कार्ड का संख्या कितना हो गया? 12। यह ध्यान रखिएगा। अगर चित्र पत्ता का बात किया जाए, टोटल 4 चौके 16, लेकिन अगर फेस, जिस पर फेस हो, 4 गुना 3 12। हाँ, चलिए, तो कहता है इसकी क्या प्रायिकता? जहां तक प्रायिकता का सवाल है, अच्छा क्या होता है? रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो ही तो प्रायिकता कहलाता है। देखो मेरे भाई, एक कार्ड खींच रहा है, फेस कार्ड मिलने की क्या प्रायिकता? फेस कार्ड का संख्या 12, यानी 12 कॉम्बिनेशन 1, यह रिक्वायरमेंट हुआ। टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल कार्ड कितना हो गया पैकेट में? 52, यह हो गया 52 कॉम्बिनेशन 1। देखो NC1 का मान n ही हुआ करता है, यह हो गया 12/52, यानी 3 चौके 12, 13 चौके 52, यही तो प्रायिकता आएगा 3/13। क्या मेरे भाई? 3/13 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे बात को? चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह था आपका मैथ्स का सवाल। अब चलते हम लोग रीजनिंग के लिए। देखो कहता है यदि किसी कोड भाषा में ACNE का कोड गिवन किया गया है, वॉइल का कोड आपसे पूछ, पहले रिलेशन को समझो। अच्छा, यहां पर क्या किया? ए का 1 होता है, यानी दुगना करके एक क्या किया? जोड़ा है। सबके पोजीशन में यही काम किया गया है। सी का 3, 3 गुना 2 6 7, एन का 14, 14 गुना 2 28 29, ई का 5 गुना 2 1 10 1 11। अच्छा, तब वॉइल में वही काम कीजिए। अच्छा, तब बी का 2, 2 दूना 4 और एक कितना हुआ? 5। ओ का 15, 15 गुना 2 30 और एक कितना मेरे भाई? 31। आई का कितना? आई हो गया आपका 9, 9 दूना 18 1 19। एल का 12, 12 दूना 24 1 25। यही तो इसका कोड होगा, 5 31 19 और 25। 5 31 19 और 25। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। खाली रिलेशन को पकड़ना है, किस रिलेशन के तहत कोड किया गया है, उसी रिलेशन के तहत अगला का भी कोड कर देंगे। यानी सबके पोजीशन का दुगना करके एक जोड़ा हुआ है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। घबराना नहीं है बड़ा देख करके। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वो अपने घर से, जो देखिए हु और हुम हम बता चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका यूज उसके पहले वाले नाउन के लिए किया जाता है। यानी जो का इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? घर के लिए हो रहा है, यानी घर जो है उसका दक्षिण में है। और कहता है चली घर से और एक चौराहा पर पहुंची। अच्छा, दक्षिण किधर होता है? नीचे नहीं, इसका घर जो था दक्षिण की ओर था। अब देखिए, घर से निकली और एक चौराहा पर पहुंची। अब सुनिए क्या कहता है। दक्षिण की ओर घर था, घर से निकली, चौराहा पर पहुंची। उसके दाहिने सड़क की एक बाजार, दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर, देखिए इधर दाया वाला जो सड़क है यह किधर जाता है? बाजार पर जाकर के समाप्त हो जाता है, उसके दाएं तरफ से। देखिए दक्षिण की ओर घर था, दक्षिण से निकली, एक चौराहा पर आई, दाएं तरफ का सड़क जो है बाजार पे जाके समाप्त होता है। अच्छा, तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल। देखिए यह सामने का जो सड़क है यह कहां जाती? सिनेमा हॉल जाती, नहीं। तो कहता बताइए उसका विद्यालय किस दिशा में? भैया तो अन्य सिनेमा हॉल यानी बाजार, तब तो यही दिशा बचा, चौराहा पर थी। तो यानी उसका जो विद्यालय है उसके बाएं है। तो आपसे पूछा गया उसका विद्यालय किस दिशा में है, तो दिशा सोच लीजिए। विद्यालय का दिशा जो है पश्चिम है। क्या है? पश्चिम। पश्चिम। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। यानी उसका विद्यालय का जो आपका स्कूल का जो उसका दिशा है वह है पश्चिम। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता है ABCDE जो है 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी लेकिन ई से बड़ी है। देखो ए जो है, ध्यान दीजिएगा, वह बी से छोटी लेकिन ई से क्या है? बड़ी है। आगे सी सबसे बड़ी नदी है, सी सबसे बड़ी नदी है। डी बी से थोड़ी छोटी लेकिन, डी देखिए दोनों के बीच में है, बी से थोड़ा छोटा लेकिन ए से लंबा। यह 5 नदियों का अरेंजमेंट हो गया लंबाई के हिसाब। सबसे छोटी नदी पूछा, ई। सबसे छोटी नदी कौन है? ई है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता है घड़ी में 4:30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4:30 यदि मिनट की स्वीप को देखो, हम सिंपल सा बात एक बार बताएं आपको कि जब भी ऐसा प्रश्न आ चला तो पहले आप समय को दर्शाओ। किसको दर्शाओ? पहले समय तब डायरेक्शन, पहले समय तब डायरेक्शन। अच्छा 4:30 बनाओ, यह स्थिति 4:30 का। 4 बजे से घंटा वाला सुई जो है आगे निकल गया हो, यह स्थिति बनेगा 4:30 में। अब क्या कहता? मिनट की स्वीप पूर्व में है। ये देखिए अब दिशा रखी। अच्छा दिशा कैसे रख यूज करते? ऊपर हो गया,
आपका उत्तर, दाया, पूरब, नीचे, दक्षिण, इधर पश्चिम, यानी NESWN। चलिए तो यहां पर रख दीजिए NESW, ऐसा ही दिशा काम करता है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो कहता है घंटा की सुई किधर है? अरे भैया घंटा की सुई दोनों के बीच में है, यानी अगर ये दोनों के बीच में दिशा देखे उत्तर और पूरब के बीच में, तो उत्तर करोगे हाँ सर, कहोगे उत्तर पूरब होगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेला। चलिए अगले सवाल की ओर, और आखिरी सवाल है आज के मॉक टेस्ट का। क्या कहता है सुन लीजिए। कहता है जनवरी 2005 को सोमवार था, 31 दिसंबर 2005 को। पहले सोचो कि 2005 कैसा वर्ष है, एक साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? देखो जो 4 से डिविजिबल होता है वो लीप वर्ष होता है, जो 4 से डिविजिबल नहीं होता है साधारण वर्ष होता है। तो सिंपल सा बात है, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर पहला दिन कहता है 1 जनवरी को सोमवार, 1 जनवरी यहां पर कर लीजिए, यहां पर 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को पूछा, पहला दिन दिया, आखिरी दिन पूछा, तो बराबर ही होगा, यानी सोमवार ही होगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर छूटा था, 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, यानी पहला दिन दिया, आखिरी दिन पूछा 2005। अब पूछो ऐसा क्यों होता है? इसलिए चला कि देखो साधारण वर्ष होता है 365 दिन का होता है, तो अगर पहला दिन आप ले लिए हैं तो बचा आपके पास 364 दिन बाद जाना है। 364 7 से डिविजिबल है, 7 का मल्टीपल दिन जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर बात करें लीप वर्ष का, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अगर पहला दिन को उठाओगे तो आगे आपके पास बचा, आगे जाना है 365, तो एक रिमाइंडर आ रहा है, एक और डे जा रहा है, तो एक दिन बढ़ जाता है। यानी लीप वर्ष में जो है वर्ष के पहला दिन अंतिम दिन के बीच में एक दिन का अंतर होता है, यानी एक दिन ज्यादा हुआ करता है। चलिए यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 13, जिसको हमने बखूबी पूर्णतः 25% जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया आपको। बस अगर आपको बढ़िया लगता हो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, सबको जरूर बताइए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यूट्यूब पर भी बहुत सारा डेटा आपको मिलते रहता है। आप जिस भी झारखंड से हैं तो झारखंड से रिलेटेड आपको बहुत सारा जानकारी मिलते रहता है, बहुत सारा जो है उसका MCQ क्वेश्चन, हम लोग को जितना समय मिलता है हम लोग पूरा उसमें जो है लगे रहते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा कोई ना कोई चीज़ का। तो हर जगह जुड़ के रहिए, फायदा ही होने वाला है। और दोस्तों में कोर्स के बारे में बताइए भी, और भी बहुत सारा कोर्सेज है आपके एप्लीकेशन पे, जैसे झारखंड GK हो गया आपका, मैथ्स, पूरा मैथ्स जिनका कंप्लीट नहीं है अगर दोस्तों को, उनको भी बताइएगा। मात्र 100 रुपया में मैथ्स का बैच अवेलेबल है ना। बायोलॉजी का बैच देखिए अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है, वो भी 100 रुपया में ही अवेलेबल है। बहुत कम ही प्राइस में जो है, मिनिमम प्राइस में जो है सारा व्यवस्था आपको दिया जा रहा है। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास यानी कल के मॉक टेस्ट में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।